आपका स्वागत है। मेरा नाम अवनीश कुमार शुक्ला है और आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। आपके रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपका टॉपिक है, यूनिट है। उसके बाद हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट 50, उसमें फर्स्ट पेपर में सभी विषयों वाले विद्यार्थियों को रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना अनिवार्य है। तो उसके हिसाब से हम एक कोर्स, क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है यहाँ से हर एक वीडियो का अच्छी तरीके से भली भांति पूर्वक आप अध्ययन करिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आज का जो टॉपिक है वो आपका रिसर्च एंड स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान और अनुसंधान के चरण। ये आपका आज अनुसंधान के मामले में पहला अध्याय है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे अनुसंधान का अर्थ क्या है। देखिए, अनुसंधान का अर्थ होता है बार बार खोजना, यानी अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च, जिसका शाब्दिक अर्थ है बार बार खोजना। जब हम किसी विषय पर, किसी विशेष टॉपिक पर जब हम जो है बार बार उस पर अध्ययन करते हैं, उसके पहलुओं को बार बार जो है खोजने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। शोध वह क्रमबद्ध क्रिया है, शोध वह क्रमबद्ध क्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि के प्रयोग द्वारा किसी वर्तमान ज्ञान का बार बार विश्लेषण करके नए तथ्यों की खोज की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है शोध जो होता है एक सिस्टमेटिक, पहली बात, शोध जो होता है वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है, यानी एक प्रॉपर तरीके से चलता है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो होता है किसी विषय के छुपे हुए पहलुओं को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, छुपे हुए कुछ पहलुओं को जो हम बार बार जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम बाहर निकालते हैं। नए नए सत्य जो होते हैं उनको हम बाहर को निकालते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुसंधान बोलते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है, जैसे जैसे कार्ल मार्क्स की मूल रचना दास कैपिटल है। कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी विचारक थे और इनकी रचना दास कैपिटल थी, जो इनकी मूलभूत रचना थी। मतलब ये इनके द्वारा ही रचना जो है लिखी गई। उसके बाद अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा, अन्य शोधार्थियों द्वारा इस सब्जेक्ट पर, यानी दास कैपिटल जो ग्रंथ है उस पर अनेक जो है शोध ग्रंथ लिखे गए, रिसर्च जर्नल लिखे गए, रिसर्च पेपर लिखे गए। तो ये सब क्या हैं? ये जो बाद में चीज़ें लिखी गई हैं, टीका टिप्पणियाँ की गई हैं, ये सब क्या हैं? ये सब अनुसंधान की कैटेगरी में आती हैं, रिसर्च की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, की पॉइंट क्या होता है इसका? की पॉइंट है कि अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए। मतलब अनुसंधान यदि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, तो वो अनुसंधान नहीं होगा। सेकेंडली है कि अनुसंधान सदैव वस्तुपरक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वस्तुपरक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पर्पज से होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, हमेशा वस्तुपरक होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि वस्तुपरक क्या होता है और व्यक्तिनिष्ठ में क्या अंतर होता है। आगे जाने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक अच्छे शोध की विशेषताएं क्या होती हैं। एक अच्छे शोध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? एक जो अच्छा शोध होता है उसकी महत्वपूर्ण ये 5 विशेषताएं हमने आपको दी हुई हैं। ठीक है, बाकी विशेषताएं तो और भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन 5 ये महत्वपूर्ण जो है आपकी विशेषताएं हैं शोध की, जो आपके एग्जाम पर्पज के लिए बहुत आवश्यक हैं। नंबर 1 है वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिविटी। एक अनुसंधान कैसा होना चाहिए? सदैव वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि आपके जो अंदर की जो भावनाएं हैं, फीलिंग हैं, ठीक है, ये आपके शोध कार्य में सम्मिलित नहीं हो। ये आपके शोध कार्य में सम्मिलित नहीं हो। यदि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं,
यदि आप किसी पूर्वाग्रह, जिसको हम अंग्रेजी में बायास बोलते हैं, यदि आप किसी बायास से मुक्त हैं, तभी आप जो हैं वस्तुनिष्ठ का अध्ययन कर पाएंगे, वस्तुनिष्ठ तरीके से शोध का अध्ययन कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर पूर्वाग्रह उपस्थित है, तो आपका जो अध्ययन होगा वो वस्तुनिष्ठ ना होकर के व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण जीवन का अध्ययन करना चाह रहा है, लेकिन पहले वो जिस ग्राम में गया था, जिस गांव में गया था, तो उसके साथ कोई घटना, अप्रिय घटना घट गई, जिससे उसका जो अनुभव है वो गांव के लिए खराब बन गया है। उसने ये मन में ये धारणा बना ली है कि गांव में जो लोग रहते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। अब यह व्यक्ति जब गांव से संबंधित रिसर्च करेगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर ये पूर्वाग्रह जो होगा, बायास होगा, वो उपस्थित होगा, जिससे उसकी वस्तुनिष्ठता प्रभावित होगी और रिसर्च सही नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका वस्तुनिष्ठता। सेकंड है निश्चयात्मकता, यानी रिसर्च जो हो वो एक निश्चित गोल की तरफ अग्रसर हो, निश्चित एक लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। रिसर्च को इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। रिसर्च करते समय शोधार्थी एक लक्ष्य होना चाहिए और उसका जो रिसर्च है, जिस चीज़ के लिए किया जा रहा है, जिस पर्पज के लिए किया जा रहा है, उसी की ओर अग्रसर होना चाहिए। थर्ड है विश्वसनीयता, यानी रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता का मतलब होता है जब हम कोई एक रिसर्च एक समय में करते हैं, उससे जो रिजल्ट मिलता है, फिर हम वही रिसर्च दूसरी समयावधि में करते हैं, मतलब बाद में करते हैं, और उस समय भी वही रिजल्ट आता है जो उसके पहले किए गए रिसर्च में आया था, तो हमारा अध्ययन विश्वसनीय रहेगा, यानी रिलायबल रहेगा। कहने का तात्पर्य है शोध के द्वारा उत्पन्न निर्गत जो आपका रिजल्ट होता है वो बार बार सेम ही आए, एक जैसा ही आए, तो शोध आपका विश्वसनीय होगा। वैधता देखिए, वैधता का मतलब होता है जो अनुसंधान उपकरण आपने उसी पद्धति के अनुसार उपयोग किए हैं और वह अनुसंधान उपकरण उसी ही पद्धति में प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका रिसर्च वैलिड होगा। कहने का मतलब है यदि आप गांव के पर्यावरण से संबंधित अध्ययन में शहर के मानक प्रयोग करेंगे, तो आपका रिसर्च बिल्कुल सही नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? गांव में किया गया रिसर्च गांव के ही पर्यावरण के हिसाब से, गांव के ही मानकों के हिसाब से चलेगा। यदि आप उसमें शहर के पर्यावरण और उनके मानकों के अनुसार कार्य करना आरंभ करेंगे, तो आपका रिसर्च वैध नहीं होगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, भले ही रिजल्ट कुछ भी आए। ठीक है, अब बात करते हैं यथार्थता, एक्यूरेसी की। यथार्थता का मतलब होता है आप जितना ज़्यादा रिजल्ट, आप जो है, जो भी आप करते हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा विचलन में ना रहे। मतलब जो आपने पहले रिजल्ट लाए हैं रिसर्च के द्वारा, अगेन जब आप दोबारा रिजल्ट करते हैं तो उस दो रिजल्टों के बीच में ज़्यादा जो है फर्क ना आए, डिफरेंस ना आए। ठीक है, तभी आपकी जो है रिसर्च जो है वो यथार्थ मानी जाएगी, एक्यूरेट मानी जाएगी। ठीक है, ये इसके हो गए 5 महत्वपूर्ण जो विशेषताएं शोध की। अब आपको कुछ एक और पॉइंट बताते हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत जरूरी होगा। पॉइंट ये है कि शोध अगर, ध्यान से सुनिएगा, शोध अगर वैलिड है यानी वैध है, तो वह रिलायबल भी होगा। शोध अगर वैधतापूर्ण है तो वह विश्वसनीयता जरूर होगी उसमें। ठीक है, लेकिन अगर शोध रिलायबल है यानी विश्वसनीय है, तो जरूरी नहीं कि शोध वैध हो। ठीक है, अगर शोध रिलायबल है यानी रिजल्ट जो आ रहा है वो बार बार सेम आ रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें वैधता अगर नहीं है, तो फिर शोध जो अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, शोध का वैलिड होना अति आवश्यक है, चाहे वो रिलायबल कम हो। ये तो हो गई आपकी विशेषताओं की बात। आई होप सभी को समझ में आया होगा। कुछ और विशेषताएं बताते हैं आपको, जैसे कि
शोध सदैव अनुभवात्मक होना चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। शोध में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कार्य कारण संबंध की स्थापना होनी चाहिए। अनुसंधान सदैव चक्रीय होता है यानी सर्कुलर होता है। जब आप एक जगह से शुरू करते हैं रिसर्च तो उसका जो दूसरा फॉर्म होता है वो आकर के वहीं जगह दोबारा आ जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई शोध की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे शोध का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिससे आपके यूजीसी नेट एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। यूजीसी नेट के एग्जाम में या फिर जो आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, तो वहाँ पर क्वेश्चन अनुसंधान प्रक्रिया के चरण से आ सकता है। इसमें क्या होता है, जो चरण दिए होते हैं उनको इधर उधर करके देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होता है, आपको उनको रीअरेंज करना होता है, सही तरीके से रखना होता है। जैसे कि मैंने पहले बात की कि शोध हमेशा क्रमबद्ध होता है, मतलब एक स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप आता है। जो स्टेप जहां आना चाहिए वहीं आना चाहिए। यदि अगर वो स्टेप दूसरी तरफ यानी जो आपका पहले स्टेप करना चाहिए उसकी जगह अगर दूसरा स्टेप करते हैं तो रिसर्च गड़बड़ हो जाएगा और रिजल्ट भी जो होगा दूसरा गलत आएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि अनुसंधान प्रक्रिया के चरण कैसे होते हैं। स्टेप 1, समस्या को चिन्हित करना। जब आप कहीं पर रिसर्च करने जाते हो तो सबसे पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जिस चीज़ पर आप रिसर्च करना चाह रहे हो वो समस्या क्या है। बिना समस्या के आप कैसे रिसर्च करोगे। समस्या तो बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको विषय कैसे मिलेगा कि आप कहाँ पर आपको रिसर्च करना है। ठीक है, तो समस्या को चिन्हित करना आपकी पहला चरण हो गया। दूसरा चरण होता है जब आप समस्या को चिन्हित कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का अवलोकन करना। आपके रिसर्च से ही संबंधित जो पुराने आपके साहित्य हैं, जिन लोगों ने यानी आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, जो शोधार्थी पहले हैं, उन्होंने जो अभी तक शोध कार्य किया है उससे जुड़ा हुआ आपका जो है साहित्य जो उपलब्ध होता है आपके पास, आपको उसको पढ़ना होता है, आपको उसको अवलोकन करना होता है। जब आप अवलोकन करते हो तो उससे क्या होता है, आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि हमें आगे क्या करना है। थर्ड जो है वो आपका है उपकल्पना का सूत्रीकरण करना, फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो आपके सामने कुछ एक आप सोचते हो कि जो हम रिसर्च करेंगे उसका रिजल्ट ये ही आएगा। मतलब आप जो आने वाला भविष्य में आने वाला जो रिजल्ट है उसको पहले ही अनुमानित कर लेते हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परिकल्पना या उपकल्पना। आपकी जो परिकल्पना होती है वो दो प्रकार की होती है। आपकी जो परिकल्पना होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस सदैव नकारात्मक होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सकारात्मक होती है। जैसे कि अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो कि मुस्लिम आबादी में महिलाओं की जो लिटरेसी दर होती है वो कम है बजाय हिंदू महिलाओं की, तो आप नकारात्मक जो आपकी हाइपोथेसिस बनेगी यानी नल हाइपोथेसिस वो ये कहेगी कि हिंदू महिलाओं की अपेक्षा जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनकी जो लिटरेसी रेट होती है वो नकारात्मक नहीं होती। वहीं सकारात्मक जब आप करेंगे तो आपका ये होगा कि मुस्लिम महिलाओं की जो लिटरेसी रेट होती है वो हिंदू महिलाओं की लिटरेसी रेट के नीचे ही होती है, कम पाई जाती है। ठीक है, हाइपोथेसिस को आगे चल के हम जब आप अपना रिसर्च फाइंडिंग करते हैं, रिसर्च आउटपुट निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट करते हैं। ये सब आगे आप लोग पढ़ेंगे। आगे का रिसर्च स्टेप अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना यानी रिसर्च डिजाइन तैयार करना। रिसर्च डिजाइन तैयार करना जैसे कि जब आप एक भवन बनाते हो तो उसका एक डिजाइन बनाते हो,
इसका एक डिज़ाइन बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो कि दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, ठीक है? मेन हॉल कहाँ होना चाहिए, गेट कहाँ होना चाहिए। उसी हिसाब से जब हम रिसर्च भी करते हैं तो उसका एक हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं कि पहले हमें क्या करना है, कहाँ से सैंपल लेना है, कहाँ से जो है हमें चीज़ें कलेक्ट करनी है। तो इसका एक अभिकल्प तैयार होता है, एक डिज़ाइन तैयार होती है जो आपका बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये आपका चौथा चरण हो जाएगा। पांचवा चरण होगा प्रदत्त संग्रह करना, डाटा कलेक्शन। इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, आप रिसर्च से संबंधित जो डाटा होता है, रॉ मटेरियल होता है, जिसके हिसाब से आप निष्कर्ष निकालेंगे, उसको आप कलेक्ट करेंगे, उसको आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है। छठवां होता है न्यायादर्श या प्रतिदर्श चयन, सिलेक्टिंग सैंपल। न्यायादर्श या प्रतिदर्श चयन जो होता है वो डाटा का ही एक प्रारूप होता है। सैंपल का मतलब होता है, जो आपका प्रतिदर्श होता है उसका मतलब होता है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से अगर हम एक चीज़ को चुन लेते हैं तो उस एक चीज़ के हिसाब से सारी चीज़ों की क्वालिटी जो है निर्धारित कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनिए सैंपल का, जैसे हमारे शरीर में ब्लड, शरीर में खून, तो जो शरीर में खून होता है उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो सारे खून में एक ही होगा। अब हम अगर रक्त की जांच करेंगे तो क्या किसी शरीर पूरे शरीर के खून की जांच थोड़े ना करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा रक्त निकाल लेते हैं और उस रक्त के माध्यम से हम जो है जांच कर लेते हैं कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है, कौन सा वर्ग ग्रुप है, कौन सा जो है ब्लड ग्रुप है, सबकी जांच एक छोटे से सैंपल से ही कर लेते हैं। जैसे कि ढेर सारी चावल की बोरियों में से हम कुछ चावल निकाल करके हम बता सकते हैं कि पूरा चावल किस क्वालिटी का है, कौन सी जो है कौन सी प्रकृति का है। इसको बोलते हैं हम प्रतिदर्श। प्रतिदर्श हमारा रिसर्च के दौरान समय बचाता है, पैसा भी बचाता है। आगे सातवां चरण जो है वो हमारा है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। अनुसंधान प्रस्ताव लेखन में क्या होता है, हम पूरे रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। पूरे रिसर्च का एक हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हमारा रिसर्च जो होगा वो कैसा दिखेगा, बाद में किस तरह का होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे अनुसंधान का एक रोड मैप बना देता है। आठवां जो स्टेप होगा वो आपका होगा प्रदत्तों का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ डाटा। इसके अंतर्गत जो आपने सैंपलिंग के माध्यम से, सैंपल से जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसका आप क्या करेंगे, उसका आप विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो अनावश्यक डाटा होगा उसको आप हटा देंगे, जो आवश्यक डाटा होगा उसको आप जो है इकट्ठा करके रखेंगे। बात करते हैं आखिरी, जो आपका आखिरी स्टेप है अनुसंधान रिपोर्ट लेखन। इसमें क्या होगा, जो आप अपना डाटा या निष्कर्ष जो निकालेंगे, जो रिपोर्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से आप जो है निष्कर्ष रखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया अनुसंधान रिपोर्ट लेखन। आपका आज का ये शुरुआती जो आपका अनुसंधान का शुरुआती जो टॉपिक है, शुरुआती जो चरण है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में हम अनुसंधान के अगले पृष्ठ की ओर हम बढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।